प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? शॉर्ट टर्म में तो प्योर लक है, वर्ल्ड वाइड कहीं भी कुछ हुआ तो स्टॉक मार्केट उसके कारण या तो गिर जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैंने हमेशा आपको बताया है, एक तो कि उस इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है ना, एक जीडीपी ग्रोथ रेट कैसा चल रहा है, उसमें जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनका प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है, और साथ ही कंट्री में क्रेडिट ग्रोथ कैसा चल रहा है, दैट इज़ बैंक्स जो लोन देती हैं ना वो किस रेट पे दिया जा रहा है। मोस्टली इन्हीं फैक्टर्स पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं ना, कंट्री का परफॉर्मेंस या फिर कंपनीज का परफॉर्मेंस या क्रेडिट ग्रोथ, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये बहुत हद तक किसी भी इकनॉमी के इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखें कि आपको स्टॉक मार्केट में फ्यूचर में क्या होगा, अगर ये समझना है सही से तो आपको ये समझना होगा कि उस इकनॉमी में इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट कैसा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, इस पर बहुत हद तक उस इकनॉमी का परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट सिनारियो फिलहाल क्या है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, साथ ही कुछ और फैक्टर्स के बारे में भी जानेंगे जिसके कारण आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकता है। और ऑफ कोर्स बिना ट्रंप के डिस्कशन के तो हमारा ना डेली ये वीडियो हो ही नहीं सकता है। तो ऑफ कोर्स उन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं, इंटरेस्टिंग वंस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं कि मार्केट्स में चल क्या रहा है। तो इंडियन मार्केट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय का मैं बता रहा हूँ। ऑफकोर्स जब मार्केट क्लोज होगा तो हो सकता है थोड़ा चेंजेस आ जाए। उस समय तक लार्ज कैप्स तो मोस्टली फ्लैट लग रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में थोड़ा तेजी है, तो उसका परफॉर्मेंस ठीक है। वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो एशिया अगर आप देखते हैं तो चाइना और हांगकांग का अगर मार्केट देखेंगे तो थोड़ा डाउन है, और बाकी मार्केट्स मोस्टली फ्लैट ही हैं। और यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। यूएस का मार्केट थोड़ा ऊपर था कल, लेकिन हाँ, प्री मार्केट अगर आप देखेंगे उनका फ्यूचर्स तो वो थोड़ा डाउन हो गया। डाउन होने का एक बड़ा रीज़न है कि जो अल्फ़ाबेट, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसका जो रिज़ल्ट आया है उम्मीद के मुकाबले नहीं आया है। मतलब उनका जो रेवेन्यू है, सेल्स ग्रोथ उम्मीद से कम आया है, इसीलिए थोड़ा निगेटिविटी है वहाँ पे। बॉन्ड्स देखेंगे 10 ईयर जी-सेक यूएस का तो 4.5% के आसपास है। वही थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, रफली वही सेम 4.5% के आसपास रह रहा है। क्रिप्टो देखिए, वर्ल्ड वाइड मैंने बताया ना, क्रिप्टो क्या है, किंग ऑफ गुड टाइम्स। अगर वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगा, इंटरेस्ट रेट कट सिनारियो बहुत अच्छी तरह से चलता रहेगा, देखें क्रिप्टो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना, ट्रंप के कुछ अनाउंसमेंट्स आए हैं, टेरिफ वॉर चल रहा है, तो ये बेचारा प्रॉब्लम में है, तो ऑफकोर्स डाउन है। और किंग ऑफ बैड टाइम्स क्या है, गोल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। ये देखिए, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे जा रहा है ना, 2900 के आसपास चला गया है, 2900 यूएस डॉलर्स पर आउंस। यहाँ पे सिल्वर भी ना 33 क्रॉस कर गया था, थोड़ा सा नीचे आया है, तो इनका परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। ऑयल 76 के आसपास चल रहा है, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, जितना कम रहे अच्छा है। और अगर डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ भी थोड़ा सा गिरावट आया है, 108 से नीचे जा रहा है। तो ओवरऑल कोई मेजर चेंजेस नहीं आया है। जो भी मतलब लास्ट फ्यू डेज से हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा चेंज हुआ है, इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी कहीं कोई खास चेंज देखने को नहीं मिला है। सो नाउ इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के बारे में जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को समझना है तो आपको इंटरेस्ट रेट मूवमेंट को समझना ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इकोनॉमी में इसी पे डिपेंड करती हैं। आपने देखा होगा ना, पहले मतलब मैं तो काफ़ी समय से डिस्कस कर रहा हूँ, आपको हमेशा बोलता था ना इंटरेस्ट रेट कट सिनारियो आ रहा है तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स आएंगे। तो स्टॉक मार्केट पहले मूव करता है, तो पहले स्टॉक मार्केट ने भाई मान लिया कि इंटरेस्ट रेट कट आने के बाद पहले अच्छा खासा रिटर्न आ गया। स्टॉक मार्केट वेट तो नहीं करता है फाइनल मोमेंट का, इसीलिए ना यूएस मार्केट का ही परफॉर्मेंस आया, इंडियन मार्केट्स का भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आया, इसी उम्मीद पे रेट कट। यूएस में तो ऑलरेडी रेट कट अच्छा खासा हो भी गया है, आने वाले समय में थोड़ा बहुत और रेट कट होगा। इंडिया में अभी तक रेट कट स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब इंडिया में कोविड के समय आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो उस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा रेट कट्स हुआ था ना, और उसके बाद अबाउट 250 बेसिस पॉइंट से हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, रेपो रेट 250 बेसिस पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा। फिलहाल ये 6.5% पे है। आरबीआई पॉलिसी का अनाउंसमेंट 7th को होने वाला, फ्राइडे को।
तो काफ़ी चांसेस हैं कि इस बार 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ 100% चांसेस हैं, क्योंकि यूएस में ना इंटरेस्ट रेट अभी भी ज़्यादा है, 10 ईयर मैंने आपको दिखाया, साथ ही उनका डॉलर अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तो थोड़ा बहुत मे बी 10% रिस्क है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट मोस्टली क्योंकि सरकार की तरफ से जो फिस्कल पॉलिसी है, बजट अच्छा था, तो अब यहाँ ऑफ कोर्स आरबीआई पे भी प्रेशर आया कि भाई सरकार ने अपना काम कर दिया, अब मॉनेटरी पॉलिसी फ्रंट पे आप भी अपना काम करो। तो 1.5 लाख करोड़ का तो लिक्विडिटी ऑलरेडी वो इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट भी कर दें, तो इंटरेस्ट रेट कट भी अगर कर दें तो उसको सोने पे सुहागा माना जाएगा। तो देखिए इंटरेस्ट रेट कट से फ़ायदा क्या होता है, ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी आप इंटरेस्ट रेट कट करोगे ना इकोनॉमी में, तो उससे ज़्यादातर चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कट का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो बैंक्स लोन दे रही हैं ना, उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। मान लीजिए आपका हाउसिंग लोन अभी 9% पे मिल रहा है, हाउसिंग लोन वो 7% हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह कार लोन का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। उसी तरह से जो कंपनीज लोन ले रही हैं बैंक से ताकि ना उनका ग्रोथ लाया जा सके कंपनी में, उसका भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो इसके कारण इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। कंपनीज जो एक्सपेंशन प्लान करने जा रही हैं और ज़्यादा करेंगी, ठीक है, उनका ग्रोथ ज़्यादा होगा। साथ ही जो हमारे जैसे इंडिविजुअल हैं, किसी को घर खरीदना है तो वो थोड़ा बिक्री बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, सस्ते पे मिल रहा है भाई लोन। कार का बिक्री ज़्यादा बढ़ जाएगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का बिक्री ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये पूरा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इसके कारण सभी जगह फ़र्क पड़ जाए। कंपनीज़ का ग्रोथ बढ़ेगा तो वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर वो बढ़ाएंगे, हायरिंग ज़्यादा करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत सारा मल्टीप्लायर इफेक्ट है इसका। ठीक है, तो किसी भी इकनॉमी में हमेशा चाहता है वहाँ का गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट कम रखें, लेकिन मजबूरी में जब आप इंटरेस्ट रेट काफ़ी समय तक कम रखते हो तो उसके कारण ना उसके बाद सबके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, तो उसके कारण खर्च आप ज़्यादा करते हो, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, और इन्फ्लेशन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो मजबूरी में सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है ताकि डिमांड को कम किया जा सके, और उससे फिर होगा कि आपका इन्फ्लेशन कम होगा। और उसके बाद ये साइकिल है, कुछ सालों पे चलता रहेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कम होगा, फिर नीचे जाएगा। लेकिन हाँ, जब इंटरेस्ट रेट कट साइकिल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो वो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और स्टॉक मार्केट्स के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में भी ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट साइकिल अब स्टार्ट होने ही वाला है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा, मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट्स, तो ऐसा नहीं कि उसके कारण तुरंत इकोनॉमी में कुछ बूस्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कट जब होता है ना तो उसका असर होने में कई महीने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, वो पहले रिएक्ट करता है। ठीक है, तो एक पॉजिटिविटी आएगा, लेकिन इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि एक 25 बेसिस पॉइंट का आपने रेट कट कर दिया तो इकोनॉमी आपका ऑल ऑफ अ सडन बहुत अच्छा होगा, नहीं, वो महीनों असर लग जाता है। यहाँ पे ये भी डिस्कशन हो सकता है कि भाई इंडिया में रेट कट कितना होगा। ठीक है, तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है आरबीआई का, वो है 4% ±2%, मतलब 2% से 6% तक का अगर इन्फ्लेशन है इंडिया में, उसे ठीक ठाक माना जाएगा, और 4% के आसपास अगर इन्फ्लेशन है तो उसे बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस साल के अंत तक उम्मीद है कि, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की बात मैं बोल रहा हूँ, कि 4.5% के आसपास हमारा इन्फ्लेशन रहेगा, और नेक्स्ट ईयर अगर सब चीज़ फेवरेबल रहा तो 4% के आसपास भी जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि मानसून ठीक ठाक रहा है, तो उसके कारण जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना, रबी फसल हुआ, खरीफ फसल, वो सब उम्मीद है कि ठीक रहेगा। खरीफ तो ऑलरेडी अच्छा है, रबी का सोइंग भी अच्छा है, तो उसका भी फसल अच्छा आएगा। तो इसीलिए जो फूड इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम था काफ़ी हद तक फॉर द टाइम बिंग वो सॉल्व हो गया है, तो इसीलिए फूड इन्फ्लेशन लगातार हमारा नीचे आ रहा है। उसके कारण फिर जो ओवरऑल इन्फ्लेशन का फिगर वो भी नीचे आएगा, मतलब 12th को फिर से इन्फ्लेशन का नंबर आएगा CPI का, आप देखेंगे घट कर आएगा। तो बिल्कुल यहाँ से ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट और ज़्यादा होंगे। कितना कट होगा, तो देखिए 4% किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में ना, जैसे इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए जो इन्फ्लेशन है और रेपो रेट का डिफरेंस अबाउट 1.25% के आसपास अच्छा माना जाता है कि भाई इससे अच्छा खासा ग्रोथ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर 4% का इन्फ्लेशन लेते हैं तो रेपो रेट 5.25% के आसपास, ठीक है, अभी 6.5% है, तो उसको देख कर लगता है कि अबाउट 1.25% का रेट कट का गुंजाइश है। अगर इन्फ्लेशन और ज़्यादा कम होता है तो मे बी 25 बेसिस पॉइंट्स और ज़्यादा कट हो जाए। ठीक है, वैसे देखें तो इस साल लगभग लगता है कि अबाउट अगर फेवरेबल रहा सब कुछ तब, क्योंकि यूएस में प्रॉब्लम चल रहा है, हमेशा मैंने आपको बताया, अगर वहाँ पे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हो, लेकिन वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होने लगा, डॉलर का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम होने लगा, डॉलर थोड़ा वीक होने लगा, तो ये फेवरेबल कंडीशन माना जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया में भी अबाउट 75 से 100 बेसिस पॉइंट्स तक का रेट कट
हो सकता है। लेकिन अगर यूएस के तरफ से प्रॉब्लम बना रहा तो 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा रेट कट शायद नहीं हो। तो इस तरह से आप देखें तो मोस्टली फर्स्ट हाफ में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट, 2 रेट कट हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट्स ईच, और सेकेंड हाफ में अगर चीज़ें फेवरेबल रहीं तो 2 रेट कट, नहीं रहीं तो शायद 1 रेट कट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बट हाँ, ओवरऑल 125 मतलब 1.25%, दैट इज़ 125 बेसिस पॉइंट्स के लगभग, ऑफ कोर्स ये इन्फ्लेशन पे डिपेंड करेगा, बट लगभग लगता है कि उतना का रेट कट होना चाहिए, सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है इंडिया में और यूएस में क्या हो रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। तो ये एक पॉजिटिविटी देगा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से काम हुआ है बजट में, अगर आरबीआई भी ये करता है तो पॉजिटिविटी आएगा। लेकिन अगेन इसके कारण इकोनॉमी में नियर फ्यूचर में अगर आप सोच रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ध्यान में रखें। एशियन पेंट्स का रिजल्ट आया है, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, बहुत क्वेरीज आते हैं आपके एशियन पेंट्स से रिलेटेड। मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बट हाँ अब तो पहले के मुकाबले तो काफ़ी कम हुआ है इनफैक्ट। तो देखिए रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, मतलब काफ़ी समय से ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना एशियन पेंट्स, मतलब हाँ यानी नेट सेल्स अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर परसेंटेज चेंज की मैं बात बोल रहा हूँ। देखिए ईयर ऑन ईयर एक होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट मैं बता रहा हूँ ना, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर से इसका कंपैरिजन होगा, ठीक है, ईयर ऑन ईयर चेंज। और अगर कोई क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज बोलता है उसका मतलब हुआ कि लास्ट क्वार्टर दैट इज सेकंड क्वार्टर के मुकाबले थर्ड क्वार्टर का परफॉर्मेंस कैसा है। तो जनरली जब भी हम कंपेयर करते हैं तो ईयर ऑन ईयर करते हैं कि लास्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर उसके मुकाबले इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस कैसा आया है। और जनरली पेंट इंडस्ट्री के लिए अगर आप देखें थर्ड क्वार्टर अच्छा होता है ना, फेस्टिवल सीजन है तो पेंटिंग एक्टिविटी तो ज़्यादा होता है इस समय, तो आइडियली यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। बट हाँ इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। नेट सेल्स अगर आप देखें 6% से आसपास गिरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो 20% से गिरा है, और नेट प्रॉफिट 23% के आसपास गिरा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 350 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। तो यहाँ प्रॉब्लम तो बना हुआ है ना, मतलब फ़िलहाल नियर फ्यूचर में तो नहीं लगता है कि कोई रिस्पाइट मिलेगा। मतलब इनका प्राइस टू अर्निंग अभी भी 50 के आसपास है। एक समय था जब 80-90 हुआ करता था, तो उस समय हम लोगों ने इस पर डिस्कशन भी किया था कि भाई ये सस्टेनेबल नहीं है। देखो उस तरह का पी है ना, तो कंपनी में थोड़ा ही प्रॉब्लम आएगा तो बहुत बुरी तरह से गिरता, वही हो रहा है, इनका परफॉर्मेंस हिट हो रहा है तो लगातार स्टॉक भी गिर रहा है। ऑल्दो मतलब ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ऐसा नहीं है, अभी भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में तो बहुत सारे हिकअप्स आ रहे हैं, कंपटीशन बहुत आ गया है। और कंपनी का भी जो परफॉर्मेंस पहले हुआ करता था ना, लाइक सेल्स ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ, वहाँ भी हिट हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म में तो डिफ़िकल्ट है इसका। सो लेट्स सी, मैं एनी हाउ आगे कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा। अब ट्रंप का डिस्कशन कुछ कर लेते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उनके तरफ से आया है। तो इज़राइल हमास का वॉर तो आपको याद होगा ना, बहुत प्रॉब्लम चला था। हमास गाजा स्ट्रिप में वो रहते हैं ना हमास, और इज़राइल के साथ उनका बॉर्डर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए ये जो लड़ाई है रुक तो गया है लेकिन कुछ सालों तक ही रुका है, क्योंकि हमास फिर ना ये जो रुका है उसमें फिर से वो अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और एक बार स्ट्रांग हो गया उसके बाद जब ट्रंप चले जाएंगे तो फिर से वो अटैक कर देगा। तो ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम बना रहेगा, ठीक है, कुछ सालों का ये शांति है। अब ट्रंप क्या बोल रहे हैं, मतलब सभी को पता है कि भाई क्या है आगे क्या होगा, तो ट्रंप इसका सॉल्यूशन क्या निकाल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो गाजा स्ट्रिप है वो अब यूएस ले लेगा, ठीक है, उसका पूरा डेवलपमेंट, मतलब वहाँ तो ये बहुत तोड़ फोड़ हुआ है ना, तो वो बोल रहे हैं पूरा डेवलपमेंट यूएस करेगा। और वहाँ पे जो फ़िलिस्तीन लोग रहते हैं उनको दूसरे कंट्रीज़ में भेज दिया जाएगा, मतलब गाजा स्ट्रिप को पूरा खाली करा दिया जाएगा इन लोगों से। तो वहाँ अबाउट 2 मिलियन लोग रहते हैं, हाँ, तो उन सभी को बोल रहे हैं मिडिल ईस्ट में भेज देंगे, खासकर जॉर्डन, इजिप्ट, सभी जगह भेज देंगे। मतलब ऑफ कोर्स फिलहाल तो कोई कंट्री एग्री नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है ट्रंप ना पहले बोलते हैं उसके बाद वो कुछ करते हैं, तो वही पहले वो बोल रहे हैं कि भाई ये सब मैं कर दूंगा। सो लेट्स सी क्या करते हैं। बट हाँ ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। लेट्स सी आगे पता चलेगा कि होता है नहीं होता है, एग्जैक्टली क्या होता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है डीप सीक के रिलेटेड ना, उसके कारण स्टॉक मार्केट में काफ़ी हलचल हुआ था कुछ दिनों पहले, मैंने भी अपडेट किया था आप लोगों को। तो वहाँ पर देखिए ना उस समय बात था कि भाई इसको बैन करना स्टार्ट करेंगे लोग। क्यों बैन करेंगे, चाइनीज़ प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे जो भी डेटा आपका जाएगा वो सारा का सारा डेटा चाइना में जाएगा, और चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो सरकार है, वो सारा डेटा को देख सकती है। तो कौन रिस्क लेगा ना, मतलब आपका सारा डेटा चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके पास जा रहा है। और चाइना के टर्म्स तो ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ ख़राब होते हैं, यूएस के साथ ख़राब है, यूरोपियन ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ ख़राब है, इंडिया से तो ख़राब है ही है। तो वहाँ पे टेक्सास उनका एक स्टेट है ना, उसने ऑलरेडी बैन कर दिया है, सारे स्टेट
इशूड जो भी डिवाइसेस हैं वहाँ पे इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। और धीरे धीरे और भी बैन लगेगा, मतलब यूएस में भी और भी जो स्टेट्स हैं बैन लगाएंगे। इंडिया में लेट्स सी क्या होता है, आने वाले समय पता चलेगा। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ना, एक कंट्री है एल सल्वाडोर। ये इंटरेस्टिंग पढ़ा इसलिए बता दिया, स्टॉक मार्केट से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो देखिए, ये जो ट्रम्प भेज रहे हैं ना, मतलब जो भी इलीगली वहाँ पे रह रहे थे तो, और जिन्होंने किस तरह का कोई क्राइम किया है तो उसको वहाँ से हटा रहे हैं, भगा रहे हैं वो। तो एक कंट्री है अल सल्वाडोर, तो इसने ऑफ़र किया है ट्रम्प को कि आपके यहाँ जितने भी क्रिमिनल्स हैं, दूसरे कंट्री के क्रिमिनल्स या यूएस के क्रिमिनल्स, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, आप सबको हमारे कंट्री में भेज दो, ठीक है। हम एक बड़ा प्रिजन में इन सारे क्रिमिनल्स को रखेंगे, सिर्फ थोड़ा फ़ी पे कर देना। तो मतलब वर्ल्ड में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रहा है, कोई कंट्री तैयार है कि सारा क्रिमिनल्स आप मेरे यहाँ भेज दो। तो इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो देखिए, ओवरऑल अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें ना तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल बना रहेगा। अभी मैंने काफ़ी समय से बोल रहा हूँ ना, आप लोगों का कई बार आता है ना, सर कल गिरेगा, कल ऊपर चला जाए। अरे ये सब किसी को नहीं पता है, मतलब ये सब के लिए आपको भगवान से पूछना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है और मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। इस चैनल मैंने हमेशा रिपीट किया है ना कि भाई ये चैनल, यूट्यूब चैनल जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए है ना। स्टॉक का टिप दे दो, म्यूचुअल फंड का टिप दे दो, कल क्या हो जाएगा, 1 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, 1 घंटे के बाद, ये सब मुश्किल है, मतलब किसी के लिए मुश्किल है आपको बताना। और अगर कोई बता रहा है तो मोस्टली वो गलत बता रहा है, ऐसे लोगों से बच कर रहे, बस मैं यही बता सकता हूँ। तो देखिए, अभी एक और इंटरेस्टिंग क्या चल रहा है ना कि चाइना पे टैरिफ लगा है, उम्मीद है और ज़्यादा टैरिफ लगेगा। तो अगर ऐसा होता है तो चाइना, ऑफ कोर्स यूएस में तो सामान बिकेगा नहीं क्योंकि यूएस में सामान महंगा हो जाएगा। तो अब चाइना क्या करेगा, दूसरे कंट्रीज़ में वो सामान बेचेगा। तो उसके कारण डर हो गया पूरे वर्ल्ड में कि भाई, अब इसको डंपिंग बोलते हैं ना, कि भाई सस्ता सामान है सभी जगह बेच दो। तो डंपिंग का रिस्क आ गया है, पूरे वर्ल्ड पे डंपिंग का रिस्क आ गया है। लेकिन हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। चाइना का सामान अगर सस्ते रेट पे वर्ल्ड वाइड बिकेगा तो उसके कारण इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा, ठीक है। इंडिया के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा डिसएडवांटेज होगा, भाई हम जहाँ एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे चाइना अपना सामान यूएस में नहीं बिकेगा तो दूसरे कंट्रीज़ में बेचेगा सस्ते रेट पे, तो हमारा फिर एक्सपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फिर प्लस ये है कि भाई चाइना का सामान अगर नहीं बिक रहा है तो चाइना में जो दूसरे कंट्रीज़ के कंपनीज़ हैं वो अपना ऑफ कोर्स वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हटाएंगे कि भाई चाइना से तो बेचना मुश्किल हो गया। तो उसका एक हिस्सा, ऑफ कोर्स पूरा हिस्सा नहीं आएगा, एक छोटा हिस्सा भी आ जाए तो अच्छी बात है, इंडिया में आने के चांसेस हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग को एक बूस्ट मिलेगा। देखिए, हर एक चीज़ का प्लस और माइनस है, उसको देखना चाहिए। तो ओवरऑल ये जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, इंडिया के लिए बुरा नहीं है। थोड़े निगेटिव्स होंगे, आई अग्री, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव होगा अगर वो देखा जाए। ट्रम्प ओवरऑल इंडिया के लिए ओवरऑल देखा जाए तो सही होंगे, ठीक है। रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा निगेटिव भी होगा, थोड़ा पॉजिटिव, बट पॉजिटिव ज़्यादा होगा। प्लस पीएम मोदी नेक्स्ट वीक बोला जा रहा है कि यूएस जा रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिविटी लाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ मोस्टली रिजॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस मीडियम टू लॉन्ग टर्म अभी भी लगता है कि अच्छा होगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं सिक्लिकल है, स्ट्रक्चरल नहीं है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के हिकअप्स अभी भी बने रहेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कुछ महीनों तक ये प्रॉब्लम बना रहेगा, हमें इसे झेलना ही होगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप हाई रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना होगा। और रिस्क का मतलब ये हुआ कि कभी भी मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, डेली बेसिस पे होता रहेगा। हाई रिटर्न के लिए आपको ये झेलना पड़ेगा, और नहीं झेल सकते हैं तो ऑफ कोर्स दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जहाँ की आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दूँ, गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी अच्छा रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप फिस्कल डिफिसिट फिगर देखें तो 4.4% रखा जा रहा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि बहुत अच्छा है। मॉनेटरी पॉलिसी भी आरबीआई की तरफ से स्टार्ट हो चुका है, लिक्विडिटी 1.5 लाख का सिस्टम में जा रहा है। रेट कट के चांसेस भी बढ़ गए हैं, अगर वो होता है तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसका असर तुरंत नहीं होता है इकोनॉमी पे, इसका जो असर है वो कई महीने लग जाते हैं। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो भी अभी पैरामीटर्स हैं इंडियन इकोनॉमी का वो बहुत अच्छा नहीं है। पहले तो बहुत बुरा हुआ था, लेकिन अब इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये उसके बाद वैल्यूएशंस भी देखें तो लार्ज कैप्स, सही बात है, इंडिया का अगर आप पास्ट वैल्यूएशन के साथ कंपेयर करेंगे तो लार्ज कैप्स आपको अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन वर्ल्ड के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ अगर आप वैल्यूएशन कंपेयर करेंगे तो अभी भी
इंडियन मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं, ठीक है। तो FIIs के लिए कोई बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव इंडिया नहीं है, क्योंकि ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, यूएस में आपको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिल रहा है, यूएस डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है, तो नेचुरली वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम्स बने रहेंगे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक, हमें इसे झेलना होगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर कोई सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करता है, मीडियम टर्म 5 to 10 ईयर्स और लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स, वहाँ पे मोस्टली इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, रिटर्न्स एवरेज आउट होकर ठीक ठाक आ जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।